नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज के अक्षय कुमार। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपको मैंने कमरे में बुलाया इसलिए क्योंकि मैंने सोचा आप भी देख लें कि हम कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह जाके शूट करते हैं। हमारी शूटिंग शायद यहाँ से स्टूडियो तक की होगी, लेकिन मेहनत बहुत जाती है क्योंकि पढ़ना पड़ता है, सवाल पूछने ऐसे पन्ने हमारे पास भी बहुत होते हैं। हमारे पास भी 150 पन्ने आते हैं और आप याद करके सब बोलते तो याद करना पड़ता है, कभी सोच के बोलना पड़ता है, कभी कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो कभी डायरेक्टर जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आप इनका भी इंट्रोडक्शन कर। डायरेक्टर है सम्राट पृथ्वीराज के चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रणाम। और आपको कहा जाता है पंडित विद्वान हैं आप, और देश में इस वक्त इतिहास का क्वेश्चनिंग का दौर चल रहा है और इसके बीच में आप एक हिस्टोरिकल फिल्म लेकर आ रहे हैं, हिस्टोरिकल लाइफ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। मैं पहले पूछूंगी आपसे कि ये जर्नी, ये आपका सफर कितना मुश्किल रहा? नहीं, सफ़र कोई मुश्किल नहीं रहा। उसका कारण ये है कि हमारे पास सही इतिहास के पक्ष में बहुत प्रमाण है। ये बात और है कि लोग इतिहास को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ये समय ऐसा है जब हम अपनी सारी चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। जो अब तक कहने का साहस नहीं था, वो कहने का लोगों में अब साहस हो रहा है। मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश ने अब सच कहने का साहस जुटा लिया है। तो साहस के साथ क्या कहने वाले हैं, आइए चलते हैं स्टूडियो की तरफ। और अक्षय कुमार जी, आप ये मत कहिएगा, और यहाँ देखिए कितने लोग आपको देखने के लिए और आपसे सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। कुछ लड़कियां पूछना चाह रही हैं, क्या सवाल है आपका? और पहले नाम। Sir, Devjani here. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Congratulations on your film, first Thank of you all. very much. You were in Kashi and Somnath recently. Yeah. How was it? Which would be Oh, your the favorite? experience is beautiful. I have a mic. Okay. All right, but thank you. The experience has been beautiful. It was wonderful to go there. I have been to Kashi 3-4 times. Yes. And but Somnath temple I have not been, so this was the first time I went there, and I still remember I got about 15-20 minutes to stand there in front of the Shivling, and it had some kind of a, जिसको कहते हैं तेज, so that was the kind of a feeling I experienced. I had. And even in Varanasi, you got a chance to take a dive in the Ganga. So Oh yeah. That was beautiful. That was awesome. Thank you very much. हर हर महादेव बोलकर आपने डुबकी लगाई और लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपने शिवलिंग से ही शुरू कर दिया, तो शिवलिंग पर तो इतिहास पे कितना कुछ पूछा चला जा रहा है इस वक्त शिवलिंग के इतिहास को लेकर। चंद्र प्रकाश जी, ये शिवलिंग के इतिहास पे कोई फिल्म बनाने का आपका कोई मूड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और वो इसलिए भी हो रहा है कि जब मैंने पहला ही काम शुरू किया था चाणक्य, तब भी कुछ इतिहासकारों ने प्रश्न किया था कि हर हर महादेव का नारा मौर्य काल में या मौर्य काल के पहले कहाँ से आ गया। वही नहीं, उसके साथ भगवा ध्वज पर भी कई लोगों ने सवाल किया था कि भगवा ध्वज उस समय नहीं है। उस समय भी मैंने लोगों को उत्तर दिया था कि हर हर महादेव इस देश का प्राचीनतम नारा है। वो युद्ध का समय हो या शांति का समय, दोनों ही अलग अलग प्रसंगों में वो नारा लगाया जाता है। अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक्टर थे या कैरेक्टर में घुस गए थे? इतिहास से कितना आपको अटैचमेंट हो गई थी ये फिल्म बनाते हुए? जी देखिए, जब मैंने डॉक्टर साहब को पहली बार मिला था, एंड इट वाज, मैं आपको बताता हूँ, हमने जितना कुछ जानते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में करीबन सिर्फ 4 लाइनें हैं, सिर्फ 4 लाइनें। ये मैं किताब भी ले आया, मैंने इनको किताब पढ़ाना शुरू। ये 8वीं कक्षा की किताब है। तो ये किताब के अंदर आप देखेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान या हमारे हिंदू राजा के बारे में सिर्फ 4 लाइनें हैं, और मुगल एम्पायर की पूरी किताब के अंदर भरी हुई है। ये देखने लायक किताब है। बिल्कुल, और ये किताब अक्षय कुमार हमारे साथ लेकर आए हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो
दर्शकों, आप जानते हैं मैं हूं नाविका कुमार। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अक्षय कुमार साहब और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। इन मेहमानों के साथ हम आज जानने वाले हैं कि सम्राट पृथ्वीराज की क्या कहानी रही। चौंकिएगा मत, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज का मतलब उनका किरदार निभाने वाले जो अक्षय कुमार है वो हमें बताएंगे। आज सीधा सोमनाथ से आप आए हैं अक्षय जी? जी हाँ, अभी फिलहाल सर सोमनाथ से अभी सीधे आए हैं। तो सोमनाथ से आप आए हैं, कल आप काशी में थे। ये महज इत्तेफाक है या ये हर हर महादेव का इम्पैक्ट है आपका? नहीं, ये देखिए बेसिकली अगर मैं इसे कहूँ आपको कि ये हमें इसे रिलीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। वी लुक इट एज अ कल्चर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जो है वो गंगा से होते हुए सोमनाथ मंदिर तक जाता है और उसके बाद वो दिल्ली तक आता है। इसके बारे में और डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसका इतिहास क्या है। इतिहास ऐसा क्यों है चंद्र प्रकाश जी के 4 लाइनों में सिमट के रह गए सम्राट पृथ्वीराज और मुगलों पर किताबों पर किताबें लिखी गईं। और आज तो बल्कि इस देश में ये भी एक डिबेट है कि औरंगजेब की हमें जाना चाहिए उनके कब्र पर और फूल चढ़ाने चाहिए कि नहीं। आप इस डिबेट पर कहाँ खड़े होते हैं? पहला आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इतिहास में सिर्फ कुछ पंक्तियां भारत के गौरव पर है और बाकी जो लिखा गया है वो भारत की पराजय पर, या ऐसा बताने की कोशिश हुई है कि भारत ये सभ्य समाज कुछ बाहरी सभ्यताओं के आने के कारण हुआ, कुछ हमलावरों के आने के कारण हुआ। इसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को निर्णय करना था कि वो कौन सी चेतना है जिसके आधार पर हम भारत का भविष्य तय करेंगे। अब मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि फ्रांस के एक विद्वान ने कहीं कहा था कि क्या हम आदि गुरु शंकर के अद्वैत या वेदांत के रास्ते पर चलेंगे। तो उस समय के जो राज्यकर्ता थे उनके दिमाग में ये बात थी नहीं। और उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम लोगों के मन में एक अपराध बोध पैदा किया गया कि यदि हम मुगल काल के पहले के इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास तो वैदिक काल से प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वैदिक काल के बाद के इतिहास में हम कभी चंद्रगुप्त की भी जो बात करते हैं वो भी एक पैरा होता है, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद के इतिहास में हम लोगों ने सर्वांगीण विकास नहीं किया। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, लेकिन जिन भी लोगों ने आज़ादी के बाद का इतिहास लिखा उन लोगों ने इस बात को छिपाया। अब क्या हुआ है, अब जब पूरे इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, उसका एक कारण मैं साफ कहता हूँ, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि 2014 के बाद देश में एक ऐसी सरकार आई है जो अपने अतीत पे प्रश्न कर रही है। और सबसे बड़ी बात वो है जो हमारे जवानों को कहते हैं कि कब आप अपने इतिहास को रिक्लेम करेंगे। नाउ इट इज़ द टाइम टू रिक्लेम योर हिस्ट्री। हमने कभी भी अपने इतिहास को रिक्लेम नहीं किया, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए कुछ फिल्मकारों ने कोशिश की, और जब मैंने अक्षय को कहा कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ तो इनका यही था कि मैं ये फिल्म तब करूँगा जब इसमें नैरेटिव को बदलने की कोई संभावना हो। यदि वर्तमान नैरेटिव को मेरी फिल्म नहीं बदलती है तो वो एक कोई और साधारण सी फिल्म होके और ये भी कारण था कि मुझे तो आप नैरेटिव बदलना चाहते थे, दिस वाज योर डिजायर। तो आप कह रहे हैं कि यू वेंट बियॉन्ड एन एक्टर। यू हैव टू गो बियॉन्ड एन एक्टर बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने मुझे बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस वक्त यूज्ड टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। विल यू बिलीव इट? हमें से उस वक्त वो बात करते थे अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और वो बाकायदा इन्होंने मुझे बताया जो लिखा हुआ है। और आई वॉज सरप्राइज। और फिर मैंने कहा ये सीन ऐसे रखोगे? बोला ऐसे के ऐसे ही रखा जाएगा इस फिल्म के अंदर। एंड हाउ व्हाट ही यूज्ड टू फील अबाउट इट, हाउ इट वाज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं, हमें पता ही नहीं था
इसके बारे में, तो एक मॉकिंग करके एक फिल्म बना के इसके बारे में बात कर सकूं। लेकिन अक्षय जी, इस वक्त एक दौर चल रहा है जहां लोग नैरेटिव बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि एक जमाना था कि हमने अपनी हिस्ट्री को क्वेश्चन ही नहीं किया। अगर आप पृथ्वीराज चौहान की भी बात करेंगे तो हमेशा से जो कहानी सामने आई वो स्वयंवर की आई और उसके बाद कहीं रुक सी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि इस फिल्म में नैरेटिव चेंज करने वाली, और मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं पढ़ती हूं और हिंदी इतिहास में, मैं नहीं जानती ये इतिहास सही है या गलत, पर यह कहा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये जो पंक्तियां हैं उनको किस तरह से माना जाता था कि वो वार करते थे और गोरी के ऊपर भी उन्होंने वार किया था। मैं पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद घोरी के बारे में हमने बहुत पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा क्यों? और ये पंक्तियां सच हैं या नहीं? ये लोकमानस में हैं भारत के, परंतु मूल रासों में पंक्तियां इससे ज़्यादा अच्छी हैं। वो मैं इसलिए बताना नहीं चाहता इस समय कि जब लोग पहली बार सुनेंगे तो उनको लगेगा और ये आश्चर्य भी होगा। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूँ कि ये पंक्तियाँ ठीक है हमारे समाज में स्वीकार्य हैं, पर ये रासों के कौन से संस्करण में है मुझे दिखाइए। मुझे अभी तक विद्वान नहीं दिखा पाए हैं, पर जो मैं दिखा रहा हूँ वो रासों में है। वो जो अंतिम अध्याय है रासों का उसमें है और वो इससे कई गुना बहुत सुंदर है। इस पर अगली बार मुझे बुलाइएगा तो इस पर मैं आपसे लंबी बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्षय जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नैरेटिव बदलने की ज़रूरत आज बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि क्यों जा रहे हैं हम पीछे, अब तो वो सब सुलट गया ना, अब आज और अभी में रहो, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे तो फिर आप जब चैनल चलाते हो तो कितनी सारी पीछे की चीज़ें बताते हो, तो क्यों जाते हैं? सिर्फ आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सही व्हाट इज़ योर हिस्ट्री वो सही बताया जाए और कुछ नहीं है। और ऐसे विद्वान जब साथ में हो, 18 साल इन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है। 18 साल ये सिर्फ ये लिखते रहे हैं कि मुझे ये फिल्म बनानी है। इनके पास एक और स्क्रिप्ट भी है जो पड़ी हुई है उनके पास, मैं उनके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो भी बनाएं। तो अब ऐसे विद्वान हो और ऐसी इनकी स्टडी हो और इसके बारे में अगर हम लोगों को बताना चाहे, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है, अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, और मुगल एम्पायर बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे, और एक सिंगल कॉलम 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन है। नहीं, इतिहास के भी अनुपात में देखें कि जिस सभ्यता और संस्कृति के 5000 साल से ज़्यादा हैं, मैं तो सीधे कहता हूँ कि अनुपात में भी जिन लोगों ने 200-300 वर्ष राज्य किया भारत पर, जिसको इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, और ये 300 वर्ष और हज़ारों वर्ष का इतिहास कहाँ चला गया। जैसे इसी किताब को जब अक्षय पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे ये किताब लेकर पढ़ी और मुझे हैरानी हुई कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि ये तो बड़ी सामान्य बात थी कि किसी के भी धर्म स्थल पर हमला करना, एक विजेता दूसरे के धर्म स्थलों पर जाकर करता था और ये कोई नई बात नहीं, ये कोई विदेशी हमलावरों ने शुरू नहीं किया। और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन सी कहानियां रची जा रही हैं। उसका कारण कहीं ये है कि कुछ इतिहासकार गोरी और गजनवी को सही ठहराना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गोरी और गजनवी को कोई भी सही ठहरा नहीं सकता। और उससे भी ज़्यादा पीड़ा ये होती है जब हमारे देश के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो गोरी और गजनवी के वंशज हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में गोरी और गजनवी का कोई वंशज नहीं है। जो गैर हिंदू भी हैं, जो मुसलमान भी हैं, वही भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके और हमारे पूर्वज एक हैं। तो जब तक ये नैरेटिव जो ये बार बार बनाया जा रहा है कि
आपको अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए क्योंकि आपके पूर्वज विजेता थे। मैं उनको स्मरण कराना चाहूँगा कि आपके और हमारे पूर्वज एक ही थे, हमलावर दूसरे थे। बिल्कुल। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अक्षय जी, आप कल काशी गए, आज आप सोमनाथ गए, दोनों शिवलिंग के प्रमाण देते हैं। और अब हाल ही में चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी में जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया ज्ञानवापी, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। उसकी तस्वीरें हैं, कोर्ट निर्णय देगा अपना कि तस्वीरें क्या कहती हैं, पर जो तस्वीरें हैं उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये लगता क्या है, ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ना सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है, कॉमन सेंस को भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। देखिए, आई एम श्योर कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ASI हैं, हमारी जजेस है, दे आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन टू इट। एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में काफ़ी इतनी सारी बातचीत हो रही है, आपके प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि हुआ क्या था। आई एम श्योर आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी अंदर। मैं तो कहूँगा कि वो आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है, और क्या आकृति में, मैं नहीं कह रही ये क्या है, आकृति है। कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना है शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई झुटला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ, और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा। के नटवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये सब इतना सब कुछ है, तो फिर अपने आप ही डिसीजन सही टाइम थोड़े दिनों में वही होगा अक्षय, कि जब ये ASI के पास जाएगा, जब एक्सकवेशन होंगे, जब प्रमाण, यही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हुआ था कि श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट दिखाइए कि वो पर कुछ लोग जो कहते हैं कि इस देश में जो चर्चा चल रही है, जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन चर्चा चल रही है, ये चर्चा पोलराइजेशन है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो ये पोलराइजेशन है। ये हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जनरेशन को बताना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टूवर्ड दैट वे। दिस इज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है। दिस इज बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। आज मैं ये फिल्म भी बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने फिल्म से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या था, और कोई गलत नहीं बता रहा हूँ जो रास्तों में अक्षय कुमार जी, मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी, जो आजकल आम तौर पे कहा जाता है, हमें गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि हम कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं। आपको नहीं कहा जाता कि आप एक राइट विंग आइडियोलॉजी से आते हैं और आपकी लीनिंग एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स की तरफ है, इसीलिए अगर इस बात को, अपने हिस्ट्री को सामने लाना, अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू राजा के बारे में बात करना, अगर वो राइट विंग है तो हाँ भाई, हाँ हूँ मैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती ये कहने की कि आप क्लब कर दिए जाते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट कई बार मैंने देखा है, कम से कम बॉलीवुड में, वो थोड़े से नर्वस रहते हैं कि वो किस तरफ उनको क्लब किया जा रहा है। जी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे इस बात की कोई गलत नहीं है। जो बात सही है, अगर वो सही सामने आ रहा है, अगर आप सही को ला रहे हो, और इतने विद्वान आदमी की अगर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और ला रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं चलने को, इस रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि आज ही औरंगजेब इतने आइकॉन क्यों, कि उनकी मज़ार पे जाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं,
क्या आप समझते हैं कि ये प्रोवोकेशन है, या जिस तरह ये ज्ञानवापी का ही केस चल रहा है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ लोगों का कहना है भाई ये फेक वीडियो है, कोई कहता है कि आप कैमरे में रखिए जो आपके कैमरे में है, हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बाबरी मस्जिद खो दी, हम दूसरा मस्जिद नहीं खोएंगे। एक तरह से सेट पोजीशन है, आप इसको चैलेंज करते हैं? मैं इसको बिल्कुल चैलेंज करता हूँ। उसका कारण ये है कि औरंगजेब इस देश के नागरिकों का, मैं हिंदू मुसलमान में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के नागरिकों का आइकॉन कब से हो गया? उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से इस देश का समाज या भारत उस पर गर्व करे? मैं उसके इतिहास में जा सकता हूँ कि उसके ही एक बड़े भाई हैं दारा शिकोह, जिनकी हम बात नहीं करते, जिन्होंने 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद कराया और उनका सर काट और दिया उनका गया। सर काटने वाला और कोई नहीं, औरंगजेब ही था, क्योंकि वो काफिर हो गया था, क्योंकि वो सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कुरान जिन छुपी हुई किताबों की बातें करता है वे कुछ और नहीं, उपनिषद ही है। इससे मुल्ला और मौलवियों को बड़ी ताकत मिल गई और उन्होंने औरंगजेब को भड़काया कि तुम्हारे लिए बहुत सही समय है। और न उन्होंने सिर्फ औरंगजेब ने सर काटा, बल्कि उसे शाहजहाँ के पास आगरा फोर्ट में भेजा। ऐसे व्यक्ति पर यदि मुझे कोई कहता है कि ये मेरे आइकॉन हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं तो जाटों तक के इतिहास पर आपको ले जा सकता हूँ कि बाद में जाटों ने क्या किया है उस अत्याचार के विरोध में जो औरंगजेब ने किया था। इससे पहले कि मैं पब्लिक के सवाल लूँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे ही ये फिल्म अनाउंस हुई तो पहले तो नाम को लेकर ही कंट्रोवर्सी हो गई। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई कि करनी सेना वगैरह ने, जिनका बड़ा बाकी फिल्मों के साथ भी एक हिस्ट्री रही है, कि आप पृथ्वीराज नहीं कह सकते, तो आपने उसको सम्राट पृथ्वीराज कहा। आपको लगा था कि हिस्टोरिकल फिल्म बनाने में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आएगी? देखिए, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सम्राट ही ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान चाहता है तो कर लो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कर लो। सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान तो ठीक है, वो भी कर लो। और फिर सेंसर बोर्ड ने यूए कर दिया। यूए कर लिया मतलब यू सर्टिफिकेशन। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो ये हिस्ट्री सबकी तरफ नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। नहीं तो कौन सी ऐसी पॉइंट्स थी फिल्म में जिसको सेंसर बोर्ड कहता था कि इसको हटा दीजिए या एडल्ट कर इसके दीजिए? बारे में तो मैं तो था नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब गए थे, तो यूए क्यों दिया गया था डॉक्टर साहब? नहीं, मैं चूंकि सर्टिफिकेशन बोर्ड, चूंकि मैं उसका सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मैं सेंसर नहीं कहूँगा। सर्टिफिकेशन बोर्ड में मैं गया, उसमें कुछ इतिहासकार भी थे और ऐतिहासिक रूप पे हमारा कोई तथ्य गलत नहीं था। उन्होंने हमें बदलाव का आदेश नहीं दिया था, उन्होंने हमें सुझाव दिया था। उसमें कुछ इतिहासकार भी थे और स्वयं श्री प्रसून जोशी भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ये हमारा सुझाव है। सुझाव इसलिए है कि देश काल समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें दूसरे शब्दों में कही जा सकती हैं क्या। और चूंकि वो खुद बहुत अच्छे कवि हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ सुझाया, तो मैंने कहा इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है और इसके लिए मैं कोई संघर्ष या लड़ाई नहीं चाहता हूँ। और मैंने तुरंत श्री आदित्य चोपड़ा को फ़ोन किया कि सर ये समस्या है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप इससे सहमत हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये जो बातें कहने की कोशिश हो रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। कोई मतलब आपने कोई समझौता नहीं किया हिस्टोरिकल फैक्ट से। आपने आदित्य चोपड़ा जी का नाम लिया तो मैं एक सवाल पूछूंगी। कहीं मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि अक्षय कुमार जी को साइन करने से पहले उन्होंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए थे अक्षय कुमार जी के। तो प्रोज पहले बताएंगे कि कॉन्स क्या? नहीं, मैं पहले प्रोज बताऊंगा। ऐसा था कि जब भी आप एक फिल्म तय कर लेते हैं तो एक विश लिस्ट देते हैं कि आप चाहते हैं कि पहले इस अभिनेता को पूछा जाए, किसी कारण से वो अभिनेता यदि नहीं करना चाहता तो दूसरे अभिनेता को पूछा जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में पहले भी ये प्रस्ताव इनके पास अलग अलग लोगों के द्वारा गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपरिवर्तनीय है अक्षय। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं कह सकता हूँ। तो दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा भी मैंने एक नाम रखा कि ये भी नाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं अब इन दोनों के गुण और दोष आपको बताता हूँ।
और उसके आधार पर आप तय करिए कि आप, क्योंकि दोनों को ही के पास मैं जा सकता हूँ, दोनों ही मुझे सुलभ हैं। तो मैंने कहा बताइए, तो बोले अक्षय कुमार गाय है। गाय है? गाय है। मतलब मैंने थोड़ी कहा गाय है, वो भी उसको जहाँ हिंदू ले जाओ, सिंबल है। हाँ, हाँ, हिंदू सिंबल है। उसे जहाँ ले जाओगे वो चला जाएगा। जो कहोगे वो करेगा, आपसे कोई बहस, कोई विवाद, ये सब नहीं करेगा। तो एक ये है। दूसरे अभिनेता का, यदि आप हर दिन सुबह के 4 घंटे एक युद्ध के लिए तैयार हों, बहस के लिए तैयार हो, तो मैंने कहा सर फिल्म इतनी मुश्किल, ऐतिहासिक फिल्म जिसमें सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, और आप चाहते हैं मैं 4 घंटे एक नया युद्ध हर दिन करूं, तो मैं गाय के साथ काम करता हूं। तो चलिए, बस यही कारण था। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। शाबाश, शाबाश तो डॉक्टर आपकी एक्टिंग नहीं थी, आपका जो एक आइकॉन स्टेटस है राइट विंग के साथ, एक इतिहास बदलने वाला, नैरेटिव चेंज करने वाला पावरफुल व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप गाय थे, आप गाय थे, इसीलिए आप चुने गए। कोई बात नहीं। मैं इनको अभी तो अक्षय अगर कुमार गाय जी, होके मुझे अगर ये फिल्म में काम करने मिला, मुझे गाय होना बहुत मंजूर है, और मैं और क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने कही है ना, पर मैं नहीं, आपको पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आपको दिक्कत हुई। बिल्कुल नहीं, उनकी बात से आपने कहा तो सही, मैं तो उनके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, अगली फिल्म भी कर लो, कहाँ से दिक्कत होगी, गाय मौजूद है। नहीं ललिका जी, वो जो बोल नहीं रहे हैं, इनके पास मैं और एक पौराणिक आख्यान के लिए गया था। मैं मिथक शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पौराणिक आख्यान के लिए गया था, और मैं इनको नायक का रोल नहीं दे रहा था, और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। फिर मुझे 4 दिन बाद में बुलाकर पूछा कि तुम मुझे मुख्य भूमिका क्यों नहीं दे रहे हो। तो इन्होंने मुझे सिर्फ मारा नहीं उस दिन। मैंने कहा कि इस भूमिका के लिए जिस तरह का स्वर मैं सुनना चाहता हूँ, वो स्वर आपके पास नहीं है, पर मैं इस पर सोचूंगा। और फिर 4 दिन बाद में गया कि नहीं, हमारे निर्माता इस बात के लिए तैयार है कि अगर अक्षय कुमार इसकी प्रमुख भूमिका करते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो कई बार मैं कहता हूं कि मुझे भी बाहर निकलते वक्त लगा कि आपने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि उस आपको मैं याद दिला दूं, आंखें का सेट था विपुल शाह के, मैं आपसे मिला था। मैं इससे पहले कि नैरेटिव बदलने वाली जो आपने बात कही, इससे पहले कि मैं उस सवाल पर आऊं, पब्लिक से सवाल आ रहे हैं। जी, मैं आर्मी में नौकरी करता हूं। अक्षय कुमार जी को देख के मेरे को बहुत ही खुशी होता है, और मेरे को लगता है कि अजय वो सोल्जर जैसे दिखते हैं, और उनसे बात करके मेरे को बहुत खुशी होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे लिए कोई सवाल नहीं है उनके लिए जी। एक बहुत बड़ा देशभक्त हैं उनकी, मैं उनका फैन हूं। बस मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि एक अच्छी मूवी फिर कब लेकर के आ रहे हैं, जो आर्मी सोल्जर के लिए बनाते हैं, इतनी अच्छी मूवी देशभक्ति बनाते हैं। हाँ जी, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ एयरफोर्स के ऊपर। ये अच्छी सच्ची कहानी है, तो अगले साल उसकी शूटिंग शुरू होगी। 2024 में आप उसे देख पाएंगे जी। अच्छा, तो 2024 में एक देशभक्ति की फिल्म आपके सामने आने वाली है। आपकी देशभक्ति के हम सब फैन हैं, हम सब कायल हैं, तो फैन मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। सवाल और हैं संजय रंजन रांची से और श्रीयम टंडन वाराणसी से, जहां आप कल थे। सवाल वहां से आ रहे हैं, आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि अगर अक्षय कुमार को भगवान शिव की आराधना करनी होगी तो वो सबसे पहले कौन सा मंदिर चुनेंगे? अक्षय कुमार जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ज्ञानवापी पर जो नया वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत ने डाला है, वो उस पर क्या सोचते हैं? तो सबसे पहला सवाल है कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो कौन से मंदिर में जाएंगे? पहले तो मंदिर में सोमनाथ मंदिर ही जाऊँगा, जहाँ मैं हो आया हूँ। और दूसरा सवाल उन्होंने ज्ञानवापी पे पूछा, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो है जो आया है, उसके ऊपर सरकार या फिर हमारे ASI वाले आर्कियोलॉजिस्ट एंड जजेस, they are better off to say about it, and they know much more, क्योंकि हमने तो सिर्फ वीडियो देखा है, हमको तो समझ में इतना नहीं आएगा जितनी वो उन लोगों को समझ आएगी देखने में क्या है।
and I'm sure they will come out with the right decision. लेकिन देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी आंखों पे देखने में बिल्कुल लगता है, शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और ये जो ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर कुछ काटा हुआ वो 5 फांक सा है, अगर हम वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो आपको लगता है कि कुछ उसके ऊपर बनाया गया है या वो शिवलिंग का हिस्सा ही लगता है? जी, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, मैं उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं समझता हूँ। फेयर इनफ, आपने ये कहा। अक्षय जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कश्मीर फाइल्स हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी, और उस फिल्म को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इतिहास में जारी है, ये बहुत पीछे का इतिहास नहीं है जितना सम्राट पृथ्वीराज का इतिहास आप ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 32 साल पुराना इतिहास है। इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें मानने में दिक्कत होती है और एडमिट करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपको लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो लोग डिनायल में हैं वो डिनायल में रहेंगे, या आपको लगता है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स और आने चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इतिहास के बारे में होना जी, जो सही इतिहास हो, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों को बताना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि मतलब डॉक्टर साहब बता रहे थे जब इन्होंने चाणक्य बनाई थी तब भी विरोध हुआ था, तब लोगों को आपत्ति थी कि ये हर हर महादेव नहीं कह सकते टीवी पे। Am I right? जी जी। तो तब ये बोला ही नहीं जा सकता था। हाँ। एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। फिर आहिस्ते आहिस्ते नैरेटिव चेंज हुआ, और ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि आदमी ये सब चीज़ें बता के, जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने ला के लोगों को बताना और फिर नैरेटिव चेंज करना, उसमें कोई आपको गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने उस फिल्म का मजाक भी उड़ाया। मजाक इस तरह से कि फैक्ट्स क्वेश्चन कर दिए। वो सबसे पहले आपका प्रेमाइस होता है कि आपके फैक्ट्स ही गलत हैं। दूसरा, लोगों ने ये भी कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको पूरी की पूरी सरकार एंडोर्स कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है सरकार के बीच में, फिल्म मेकर्स के बीच में। आपको लगता है कि ये उस फिल्म के साथ न्याय था? ऐसा तो मेरे साथ भी कई बार होता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जब बनाई थी तब मुझे भी कहा गया था कि सरकार ने इसको फाइनेंस किया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये इतना सब कुछ सोचना नहीं है। अगर यही सोचते रह गए तो फिल्म बनाना तो बंद ही कर देते हैं। आज मैंने 150 फिल्में बना ली हैं अपने बैनर में, करीबन 35 फिल्में बना चुका हूँ। और 30 साल का करियर है आपका? मेरे 30 साल का करियर है। और कितनी फिल्में टोटल? मैं करीबन कर चुका हूँ 145-150 के करीब ही हूँ मैं। नहीं, 150 पे तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 1.5 सेंचुरी होती है, तो 145 की 150? चलिए, मुझे नहीं पता अभी, एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया। आप इतने बिजी रहते हैं कि आपने ये काउंट भी नहीं किया? अभी फिल्में बना लें, काउंट तो बाद में होता रहेगा, बाद में तो मौका ही मौका है। अभी है थोड़े कुछ और वर्ष हैं जो एक मेन लीड के हिसाब से कर सकता हूँ, बाकी आगे का जाने पता नहीं क्या होता है। जय कुमार अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, उसी राज्य से हैं जहां आप अभी होकर आ रहे हैं। जय कुमार जी नमस्कार, क्या सवाल है और किसके लिए है? अक्षय जी के लिए कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के लिए? मैम नमस्कार, मेरा जो सवाल है वो अक्षय कुमार जी के लिए है। सर, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा सर सवाल ये है कि आप पृथ्वीराज मूवी के जरिए ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी मूवीज में कुछ ना कुछ एक मैसेज छोड़ दें पब्लिक के लिए, कि जिससे हम लोगों को कुछ ना कुछ एक जी, मैं इस फिल्म के दौरान मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो, अगर आपके बच्चे हों तो बच्चों को जरूर लेके जाइएगा ये फिल्म दिखाने के लिए। थैंक यू जय कुमार जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था और अक्षय जी ने बिल्कुल दिल से जवाब दिया। 2 और सवाल है पब्लिक के। नैन्सी साहू दिल्ली से और विवेक शर्मा देहरादून से पूछ रहे हैं सवाल। आइए सुनते हैं इनके सवाल। मेरा प्रश्न अक्षय कुमार जी से है और मेरा प्रश्न है कि अगर उन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो कौन सा फैसले लेंगे? अक्षय कुमार बड़े युवक बताए जाते हैं, ज्ञानवापी को लेकर उनकी दिली इच्छा क्या है? ज्ञानवापी हिंदुओं को मिले या फिर मस्जिद बनी रहे? अक्षय जी ये मत कह दीजिएगा
कोर्ट जो फैसला करेगा हम मान लेंगे। आप वही- अपनी दिली इच्छा बताएं क्या है। इनका नाम क्या था? सत्येंद्र जी। हाँ, अच्छा, सत्येंद्र जी, है ना? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, मैं अभी भी यही कहूंगा, क्योंकि न्याय से ऊपर कोई नहीं होता। मेरा मानना यही है कि जो न्याय है, जो सच है, वो सामने आए। उसी हिसाब से मैंने ये फिल्म भी बनाई है। और मैडम का नाम क्या था? नैन्सी साहू। नैन्सी, उन्होंने पूछा था आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनो। जी देखिए, मेरा जो कटआउट है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बना, मेरा कटआउट है एक्टर बनने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस छोटे सी दुनिया के अंदर। और ये तो मतलब मैं हमारे प्रधानमंत्री को देखता हूँ, वो इतना काम करते हैं। आई डोंट थिंक सो मेरे बस की बात है कि मैं इतना एक दिन भी काम कर सकूं। तो मैं अपना एज ये एन आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके तो वीडियोस चले हुए हैं सोशल मीडिया में कि आप 4 बजे वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आप काम उसके बाद काम पे जाता हूँ। मैं अपने लिए काम कर सकता हूँ, एक इंसान अपने लिए या अपने जितने भी स्टाफ है उनके साथ मिलकर पूरा देश नहीं संभाल सकता। पूरा देश संभालना बहुत बड़ी बात है। वो इंसान जो पूरा देश संभाल सकता है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश के लिए करने के लिए फिल्मों के अलावा बस फिल्मों के हिसाब से मैं फिल्में बना सकता हूं। और फिल्मों के दौरान फिल्मों के लिए मतलब फिल्म के जरिए मैं बहुत सारी चीज़ें करने का मुझे मौका मिल जाता है। मैंने इतनी मतलब ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों में वाकई में गई है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। जैसे कि मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा मिली, सैनिटरी पैड पे आज तक कभी ने किसी ने फिल्म नहीं बनाई, वो फिल्म बना ली मैंने। एयरलिफ्ट, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि 1,70,000 लोग कुवैत में फंसे हुए, कहाँ इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जाके उनको बचा के लेके आई। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे ये वाली भी कहानियाँ हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपनी फिल्में लेके और उसके दौरान अपने लोगों को बताना। केसरी में मैंने किया था। बिल्कुल, और केसरी का आपका वो गाना बहुत एक वही हिस्टोरिकल थी। हाँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ। जी। और वो आए थे और गा कर गए थे यहाँ स्टूडियो में, मनोज मुंतशिर जी, और आपको याद करके गए थे यहाँ पे। केसरी और सम्राट पृथ्वीराज 2 हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं। आप रेफरेंसेस एटलीस्ट उसके हिस्टोरिकल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादा मुश्किल कौन सी फिल्में होती हैं, जो कमर्शियल कॉमेडी वाली आप करते हैं या इस तरह की जो? नहीं, वो कमर्शियल वाली जो कॉमेडी होती है बड़ी आसान होती है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप कैरेक्टर के बाहर भी निकल सकते हो, आप कहीं से भी कूद के आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी आपको बताऊं, ये फिल्म जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इसके अंदर जो मैं ये नहीं हूं कि कहीं से ऊपर से कूद के घोड़े पे आ गया और घोड़े पे इन्होंने जो रखा है, मेरी हाइट जो कूदने की भी रखी है, इससे ज़्यादा नहीं रखी है, जो कर सकते थे इंसान। मतलब ही इज़ नॉट गॉन आउट ऑफ इट। इसके अंदर जो कुछ भी आप देखोगे, ये एक नेचुरल एस्पेक्ट है, ना कि एक कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहीं से भी कूद सकते थे, 15वीं मंजिल से नीचे। वो सब नहीं है। तो ये जो कैरेक्टर, पर आप तो स्टंट्स करने में मैंने सुना है बड़े बेबाक तरीके से करते हैं, तो थोड़ा सा पुशिंग द बाउंड्रीज स्टिल अ ह्यूमन बीइंग कैन डू। मतलब मैं भी जो स्टंट करता हूँ वो काफ़ी मतलब रिहर्सल्स के बाद, काफ़ी सेफ्टी को लेके वो तब हुआ जाता है, वरना थोड़ी इतना आसान थोड़ी। तो खिलाड़ी कुमार से अब जो दौर अक्षय कुमार का, इसमें आप अपने आप को क्या कहेंगे? क्या कहूँ, मतलब खिलाड़ी कुमार, अब पृथ्वीराज चौहान, सम्राट कुमार। नहीं, सम्राट कुमार कहाँ। देखिए, मैंने गलत तो नहीं कहा, है ना? खिलाड़ी कुमार से अब सम्राट कुमार। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं अक्षय कुमार तक ही खुश हूँ। बस मेरी फिल्में, मुझे बस ऐसा ही मौका मिलता रहे कि मैं अलग अलग फिल्म पे बनाऊं। जैसे मैं इनके पीछे पड़ा हूँ, इनके पास एक सब्जेक्ट है, छुपा के रखा हुआ है, निकालते नहीं है। शायद किसी खान को देना चाहते हैं? ना, क्यों? आप धर्म देख के देते हैं फिल्में? नहीं, ऐसा नहीं है। पूछा मैंने, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं तो गूगली मारूंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चूंकि आपने धर्म पर सवाल किया, इसलिए मैं आपको उत्तर बिल्कुल देना ज़रूरी समझता हूँ
पिंजर जब मैंने की थी तो उसका मुख्य नायक जो था उसका धर्म इस्लाम था। बिल्कुल। मैं जब मैंने Z+ की थी तो उसका जो मुख्य नायक था उसका धर्म इस्लाम था। तो आप मुझ पे ये आरोप नहीं लगा सकती। हाँ, ये ना कि हम पे भी। अभी मैंने लक्ष्मी फिल्म की थी, उसमें मैं एक मुस्लिम का कैरेक्टर हूँ। मेरा नाम असलम था, हाँ आसिफ था, सॉरी आसिफ। तो ऐसे कई कैरेक्टर्स कोई भी हो, किरदार कर रहे हैं, हम किरदार कर रहे हैं। धर्म पे थोड़ी कोई बात हो रही है, कोई रिलीजन पे थोड़ी जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख। मैंने हर धर्म का किया हुआ है। केसरी में आई वाज प्लेइंग अ सिख। एक्सट्रीम राइट विंगर्स ने लक्ष्मी पर सवाल उठा दिया था। नहीं वो ठीक है, अभी वो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी देख रहा हूँ। फील करते हैं, जैसे टाइम्स नाउ जब लॉन्च हुआ था तो हमारा टैगलाइन था फील द न्यूज। तो फील करना तो जरूरी होता है। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं होते? होते हैं। तो उसमें फील क्या है? वो भी हिंदुस्तानी है, वही मैंने फील करके वो फिल्म भी की थी। Okay, very well said. Not that I'm judging you or giving you any marks just because आप एक हिस्ट्री की किताब लाए हैं। तो मैं टीचर नहीं हूँ इस वक्त, पर सवाल का आपने बहुत बखूबी जवाब दिया, इसलिए काबिले तारीफ है, इसलिए तारीफ कर रही हूँ आपकी। जो लोग बात नहीं बताते, चूँकि आपने ये सवाल किया कि आलोचना तो गोस्वामी तुलसीदास की भी हुई है, पर रामचरितमानस के आधार पर जो रामलीला हुई थी उसका इतिहास निकाल कर देखें, उसमें भूमिका करने वाले भी मुसलमान थे और समाज के हर अंग से, हर वर्ग से उन्होंने ली थी। पर हम इसको लोगों के सामने नहीं ले आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल मजाक में पूछा था कि आप अक्षय कुमार कह रहे हैं आपके पास एक छुपाई हुई स्क्रिप्ट है जो आप उन्हें दे नहीं रहे। वो पहले इसे तो मैं आपको उकसा रही थी। एंड एज दे से जर्नलिज्म में प्रोवोक करना इज फेयर, ताकि आप हम लोग करने वाले हैं, वो तो करने वाले हैं, खिंचाई करने ये कमिटमेंट हो रही है। वो तो मैं इनसे ले लूंगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे हाथ मिलवाने की जरूरत नहीं। ले लूंगा। 2 फिल्में हम लोगों ने, ये तीसरी फिल्म है हम। एक्चुअली ये 2 फिल्में और कर चुके हैं मेरे साथ। राम सेतु है, ओ माय गॉड 2 एंड ओ माय गॉड 2 भी। हाँ, मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा भी दौर चला है कि अब बॉलीवुड की फिल्म्स इतनी चल नहीं रही, अब टेक ओवर कर लिया है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने। RRR, KGF, अल्लू अर्जुन, ये सब चला करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हॉलीवुड में कहानियों पे कम जोर हो रहा है या कोई ऐसा केमिस्ट्री या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साउथ की फिल्म्स यूज कर रही हैं जो बॉलीवुड इस वक्त नहीं कर रही? देखिए, ये पहली बात है, नॉर्थ हीरोज, साउथ हीरोज, ये जो डिवाइड है ये गलत है। जैसे हमको हिस्ट्री की किताब में इसमें भी लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल पे नहीं रहना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मानता ही नहीं हूँ कि ये नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री है, ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ दिस इज ऑल इंडियन इंडस्ट्री एंड दैट्स अ फेरी टेल। No, not a fairy tale. It is the right tale. The thing is, there is nobody who wants to say about it. This is the right tale. There is nothing else. क्यों? गुजराती फिल्में भी बनती हैं, वो भी तो हमारी हैं। आज मैं कितनी सारी फिल्में बनाई है, मेरी कितनी सारी फिल्में रीमेक करते हैं उधर। ओ माय गॉड मेरी पहली वाली जो थी वो रीमेक की, कितनी सारी और मैंने उनकी फिल्में रीमेक की हैं। रावड़ी राठौड़ बनाई थी, है? लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू रीमेक क्यों करते हो? क्यों ना करूं? मैं तो करता हूं। मेरे को तो, मैं अगर कोई अच्छी कहानी हो उसके ऊपर जरूर काम करना चाहूंगा। एंड why shouldn't I? Because that industry is also our industry and our industry is their industry and we are all one industry. So I don't believe in that kind of a structure where it is about, because मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, North Indians and South Indians, stop it. It's very old and we are coming up to the fact that divide and rule what British used to do it and we should not to do it. We should all come together. मैं तो चाहता हूँ कि मैं अल्लू अर्जुन एक फिल्म साथ में करें, उनके कोई हीरो सब साथ में करें। कोई है स्क्रिप्ट? मुझसे कुछ लोगों ने कहा भी है अल्लू अर्जुन के लिए, पर जो मैं अक्षय की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारी
इस देश की 22 जो भाषाएं जो हम कहते हैं, वो सारी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषाएं। हिंदी प्रमुख है कि नहीं? हिंदी राजभाषा के तौर पर आती है। सब चाहते हैं, गांधी जी भी चाहते थे कि वो राष्ट्रभाषा का स्थान ले, और वो राष्ट्रभाषा का स्थान लेना चाहिए, ये मेरा एक अभिप्राय है। मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा, लेकिन संपर्क की सबसे बड़ी भाषा इस देश में मैं समझता हूँ कि हिंदी है। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे कोई, जब मैं एक साहित्य दूसरी भाषा में पढ़ता हूँ और विश्व का श्रेष्ठ साहित्य वो स्पेनिश में भी क्यों ना लिखा हो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो फिल्मों को क्यों नहीं एक दूसरे की भाषा में उसको बदलना चाहिए। और यदि मैं अंग्रेजी को स्वीकार करता हूँ, मुझे अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हिंदी की माँ जैसी ही भाषा है, लेकिन दक्षिण और उत्तर की भाषा में फिर द्वंद्व क्यों होना चाहिए? फिलोसॉफिकल पोजीशन ये है, पर आप समझते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी इस पर है ये नीडलेस है, या एक फिर वन ऑफ दोज आइडेंटिटी, ये हिंदी भाषाओं को सबकी मदर टंग बहुत कमाल की होती है। साडी पंजाबी, व्हाई नॉट? आई से माय मदर टंग इज पंजाबी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं तो कहता हूँ मुझे पंजाबी अच्छी लगती है, उनकी कुछ और होगी, वो कहते हैं उनकी मदर टंग है, तो वो सबकी मदर टंग है, और बोलते रहे अपनी अपनी मदर टंग बोलते, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिया। एंड ये फिर लड़ाई शुरू कि हिंदी ये होनी चाहिए, वो ये गुजराती ये होनी चाहिए, तमिल ये होना चाहिए। अरे छोड़ो यार, अपनी अपनी मदर टंग बात करिए। कितनी भाषाएं सर हमारे यहाँ? 22 हम लोग 22 भाषाएं मानते। चलिए अक्षय जी, शो खत्म होने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। रैपिड फायर? लेकिन मैं इतना रैपिड नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा वक्त लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेंटल मैथमेटिक्स नहीं कि स्कूल में कभी? नहीं, हमें देखिए, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पहले डायलॉग दिया जाता है, उसको फिर याद किया जाता है, फिर नहीं, बोला मैं ऐसे सवाल मुझे ना कि एक्टर, मेरे को डायरेक्टर आके बोलता जी रैपिड फायर ये बंद कर दो, अब तुमने एक्टिंग नहीं, मैं तो ऐसे जनरल सवाल पूछूंगी। पूछिए, जनरल पूछिए, जनरल। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि घर में बॉस कौन है, ट्विंकल या आप? जी, ऑब्वियसली माय वाइफ। ये कहने के लिए है कि नहीं, ये कहने के लिए नहीं है, मेरे घर में यही होता है। अच्छा, आपकी फेवरेट ऑल टाइम फिल्म? मेरी खुद की मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, अगर मैं कहूँगा तो मैं केसरी जी। ओके, मैं मिट्टी में मिल जावा याद आ गया। अच्छा, फेवरेट ऑल टाइम हिंदी फिल्म? हिंदी फिल्म मुझे अच्छी लगती है पड़ोसन। वाह, हमारे विचार मिलते जुलते हैं। तो अब अगला सवाल पूछती हूँ। फिर आप और मैं पड़ोसन साथ में मिलके देखेंगे या मैं भी पड़ोसन 2 बनाएंगे? ठीक है, पड़ोसन 2 बना लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ लिख के दे दूं जो मेरा वर्जन, एज अ बॉलीवुड बफ, जो मेरा वर्जन ऑफ पड़ोसन होगा। और सत्य कहानी बनाएंगे आपके पड़ोसी के ऊपर। हाँ बिल्कुल, चलो जो पड़ोसी हम ढूंढ लेंगे जिसके बारे में बनानी है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन, मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल? मोदी जी। योर बेस्ट फ्रेंड, सलमान खान, SRK, आमिर खान? मतलब मैं इन सबसे तीनों में से आई एम क्लोज विद सलमान खान मोर। और वैसे इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड? एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है। मैं जो आदमी सुबह 4 बजे नहीं, उठता मैं क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, सोशलाइज नहीं करता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल के 3 मित्र। पर आपको लगता है कि खान के खिलाफ अक्षय कुमार का सक्सेसफुल होने का कोई खास फिर वही फॉर्मूला? नविका जी, कहाँ से ये खिलाफ? कंपटीशन तो है ना। अब हमारा चैनल वर्सेस, हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। देखिए, रियल वर्ल्ड में आप रहते हैं, लेकिन मैं एक वर्ल्ड में रहना चाहता हूं। मैं कोई महालक्ष्मी का घोड़ा नहीं हूं जो कंपटीशन में रहूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वर्सेस। मैं कोई घोड़ा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। मुझे नहीं करना ये काम, मुझे कोई नहीं है कि खान, अक्षय कुमार। मैं अपना काम कर रहा हूं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, 180 फिल्में बनती है इंडस्ट्री में, गिनती के कितने एक्टर हैं? 6, 7, 10। और क्या उसमें से मैं 1-4 कर लेता हूं, बाकी सब 2-2, 1-1 करते हैं। ठीक है, कितना काम पड़ा, क्या कंपटीशन लड़ेंगे?
चलिए, आपके यहाँ है वो टीआरपी का कंपटीशन, हमारे यहाँ नहीं, हमारे पास बहुत काम है। हाँ, आपका भी तो बॉक्स ऑफिस पे कितने 100 करोड़। तो वो तो अच्छी बात है ना, वो तो इसलिए होता है ताकि हम बड़ी बड़ी और फिल्में बना सके। तो हमारा भी टीआरपी इसलिए होता है ताकि हम और चैनल खोल सकें। तो कितने खोलोगे? अब क्या बच्चे की जान ले लोगे? अच्छा, जाने से पहले जो मेरे भी और आपके भी क्रिटिक्स होंगे वो एक सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे आपसे। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो। और कैसे खाते हैं? मजे लेकर। वेल, फॉर बीइंग योरसेल्फ अक्षय कुमार, इतनी बेबाकी से और इतने दिल से और इतना हंसा कर आज दर्शकों को कि शायद आज हमारे देश का हैप्पीनेस कोशेंट, खास करके जो लोग टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे होंगे, उनका हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर चंद्र प्रकाश। आपसे ज्ञान और भी लेना है और जरूर हम आपके साथ दोबारा बैठेंगे, क्योंकि इतिहास में हमारा भी इंटरेस्ट है, हमारे दर्शकों का भी, और ये कड़ी चलती रहेगी।